हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको होमवर्क न दे करके वो बातें बता रहा हूँ जो बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। जब एक टीचर पढ़ाता है, समझाता है, उनके लिए कोई होमवर्क देता है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। विशेषकर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना बहुत प्रयास करता है, उसके बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ पाता है। या कहीं न कहीं वह जो है पढ़ते हुए अपने आप को जो है ये फील करता है कि इस लाइन में, इस लाइन के इस हिस्से में मैं जो है एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं कर पाया। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात है, कुछ बातें आप मैं कहूँ उस हिसाब से आप रेडी करके चलें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात, एक तो आप जो है ना, एक तो सबसे पहले तो जो लेसन होते हैं, जब भी आपको कोई लेसन, मान लीजिए कोई लेसन पढ़ा दिया गया है, तो आप उसको, उस लेसन को आप हिंदी समरी जो होती है, उस लेसन की हिंदी समरी, उसको भी आप अपने लेवल पर डिटेल जो है, ये कहें कि विस्तृत रूप में, डिटेल्ड फॉर्म में आप पढ़ें अपने बेस पर। और जब आपको ये हो जाएगा कि आपने हाँ उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, तब आपको ये पता होना चाहिए उसमें कितने लोग हैं, और उस लेसन में दिए गए जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, पुरुष हैं या महिलाएं जो भी हैं, उनमें किसका क्या रोल है, कौन क्या करता है। यदि आप क्लियर कर पाते हैं, उसके बाद उस लेसन को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। और लेसन को समझने का सबसे बड़ा तरीका है, आप अपने बेस पर हिंदी समरी थोड़ी बहुत आप पढ़ते रहे, उसमें मेन पॉइंट्स को आप पढ़ते रहे। आज के लिए जो होमवर्क की जगह मैं वो बातें बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपको जो है ना, आपके जो पोइम और या पोइम कहें या पोइम के बजाय लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो वो बातें कौन कौन सी हैं, आपको जो है ना पिछले क्लास में जो आपने कुछ सीखा है इंग्लिश में, वो जो अस्से लेटर में जो भी कोई मीनिंग आए हैं, उनको भी आप जो साथ साथ में नोटिस करते रहें। कभी कभार जब भी टाइम मिले तो उनको भी आप देखते रहें। और वही मीनिंग जब अगली क्लास में आते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ मैंने ये पिछली क्लास में सीखा था। और नया मीनिंग आता है उसको अंडरलाइन करें, उसको आप लिखें, एक्स्ट्रा स्टडीज़ करें आप। और एक हिंदी समरी, चाहे वो लेसन हो चाहे पोइम हो, उसकी आपको हिंदी समरी आपको पता होनी चाहिए। आजकल हेल्प बुक में से बच्चे पहले से जो है ना हिंदी समरी को नोट कर लेते हैं। जब आपका टीचर जब कोई पढ़ाता है, चाहे वो टीचर कोई भी हो, आपको जब ये होता है कि यहाँ तक पढ़ लिया, अगली बार इस लेसन या इस पोइम का नंबर आना है, तो उससे पहले हिंदी समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनकी यही हैबिट होती है। और एक कुछ जो चैप्टर होते हैं, जैसे 10th क्लास का बच्चा है तो उसको 9th क्लास में जो उसने जो टेंस, वॉइस, नरेशन, नॉन फाइनाइट्स या टेंस रूल या मॉडल जो सीखे हैं, वो रूल उसको जो है 10th क्लास में भी उसको जो है रिवाइज करता रहना चाहिए, टीचर का वेट न करते हुए। टीचर तो पढ़ाते रहते हैं, साथ साथ में अपने बेस पर भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी ही होगी। रही बात कुछ और जो पॉइंट्स होते हैं, एक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ढांचे होते हैं वाक्यों के, कि यहाँ पर ये शब्द आएगा, यहाँ पर ये शब्द आएगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसे आ जाते हैं कि इसमें मैंने लिखा हुआ है इट इज़ या वाज सब्जेक्ट प्लेस। इस प्रकार का यदि कोई वाक्य आ जाता है तो उसको मैं आपको मानकर चलना है कि इट का जो है, इट और सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पर इट को आप भूल जाइए, सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो इस प्रकार आ जाए इट इज़ आई, इट इज़ राम, तो आप कहेंगे यहाँ पर इट का मीनिंग यह न मानकर चले जब आपको पढ़ाया जाता है। और इसके इसके आगे वाले हिस्से में जो लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला क्या है, यदि यही पैटर्न फिर आ गया है, इट इज़ या वाज सब्जेक्ट, उसके बाद यदि हु, हुम, दैट ये आ जाए, तो आप कहेंगे यही वो सब्जेक्ट था, यही वो सब्जेक्ट है जिसने। इस प्रकार की हिंदी बनती है। फिर देखिए, इट इज़ राम हु, यही वो राम ही है हु जिसने। इट इज़ मोनू, ये मोनू ही है जिसने, हु जिसने। तो आप ये ध्यान देंगे। इसी प्रकार कई बार जो पढ़ाते हुए आपको कुछ पैटर्न मिलता है इस प्रकार का, देर इज या वाज सब्जेक्ट, फिर कोई जगह आ जाती है। तो इस प्रकार में जो देर का कोई मीनिंग नहीं होता, इस प्रकार देर का कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ये पैटर्न है ये वाला, इस प्रकार के पैटर्न की यदि मैं आपको पढ़ाते टाइम इस प्रकार की लाइन आ जाती है, देर इज या वाज सब्जेक्ट और प्लेस, तो आप यहाँ पर जो देर का कोई मीनिंग नहीं होता, आप सीधा सब्जेक्ट है या था ये कहेंगे। जैसे देर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट,
देर इज़ ए लाइन इन द फॉरेस्ट, वन में एक शेर है, और देर वॉज ए लाइन इन द फॉरेस्ट, और वन में एक शेर था। तो वही बात आ कि देर का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। यदि इस प्रकार यदि शब्द रखे होते हैं वाक्य में, देयर इज या वाज, सब्जेक्ट फिर प्लेस, ध्यान देंगे प्लेस नहीं है तो भी आप सब्जेक्ट है सब्जेक्ट था इस प्रकार बात करेंगे। देर वाज ए फैन, एक पंखा था, देर इज ए फैन, एक पंखा है, इस प्रकार। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको होमवर्क की बजाय आपको ये बता रहा हूँ कि होमवर्क इस प्रकार होमवर्क देने का फ़ायदा क्या हुआ, जब तक कि आपको ये बेसिक बातें पता नहीं होंगी। और ये यदि बेसिक बातें आपको पता होगी तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। अब आगे बातें करते हैं टू, TOO। अब कई बार आप बच्चे सुनते होंगे TO और TOO। अब ये तो होता है ये इस प्रकार का टू, बड़े ओ की मात्रा, और ये होता है ट या टू, इसको ये इस प्रकार होता है ट या टू, और ये होता है DOO करने के बाद बड़े ओ की मात्रा हो जाती है। तो इसका मीनिंग होता है बड़े ओ की, या पर TOO है, इसका कई मीनिंग होता है। इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग अत्यधिक आवश्यकता से ज़्यादा भी होता है। और जब टू के बाद कोई अच्छी या बुरी बात लिख करके फिर आगे लिख दिया टू फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मीनिंग होता है, इस टू का मीनिंग होता है इतना ज़्यादा कि वो टू फर्स्ट फॉर्म में जो दिया हुआ वो नहीं कर सकता, नोट नहीं होता, उसके बाद भी नहीं किया जाता। ये कई बार आया होगा आपके सामने कि ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है कि टू वॉक, चल नहीं सकता, वॉक में चलना। ही इज़ टू वॉक, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, की वह इतना कमज़ोर है, वीक है कि टू वॉक, चल नहीं सकता। तो इस प्रकार का पैटर्न आ जाता है कई बार। इसी प्रकार विल और वुड, इनका मीनिंग गागेगी होता है। विल तो होता है फ्यूचर के लिए गागेगी, लेकिन कई बार जो है ना पास्ट और प्रेजेंट में भी गागेगी का अगर आप जिक्र करना चाहेंगे तो वहाँ वुड का प्रयोग कीजिए, विल का ना करें। क्या कहा, गौर करें इस बात पर। कई बार आप इंग्लिश में जो आप पोइम या लेसन पढ़ रहे हैं वहाँ पर वुड का प्रयोग हो रहा है, और वुड में वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वुड का प्रयोग आप मतलब गागे की जगह आप विल का प्रयोग करें। लेकिन यदि गागेगी का प्रयोग कर रहे हैं और वर्तमान में और पास्ट में कर रहे हैं, और वर्तमान और पास्ट की बात चल रही है और वहाँ पर गागेगी का जिक्र आ गया ना, तो विल का नहीं, सेल विल का नहीं, वुड का प्रयोग करें। तो इस प्रकार को कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं। इसी प्रकार मैंने इसमें जो नीचे लिखा है, जैसे वुड है थर्ड फॉर्म, ऐसा कर देता, ऐसा हो जाता। इसको छोड़िए आप, सबसे बढ़िया बात नीचे लिखी है मैंने, इफ़ के 3 पैटर्न बताए हैं। ये आपके 10th क्लास वाले बच्चों को पता है, 9th क्लास में समझा रखे हैं, 11th क्लास वालों को पता है, 10th क्लास में समझा रखे हैं, 12th क्लास वालों को पता है, ये 11th क्लास में समझा रखे हैं। क्या है कि ये है ना प्रेजेंट, ये लिखा हुआ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ पहले वाक्य में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो लिखा हुआ ना इफ के साथ में, ये फ्यूचर का टेंस होता है, हालांकि लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नीचे लिखा ना पास्ट इंडेफिनिट। ये यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार के पैटर्न में प्रेजेंट का जिक्र होता है। और जब लास्ट के इफ वाला वाक्य है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन परफेक्ट को भूल जाइए आप, यहाँ पर इसको पास्ट मानिए। फिर देखिए पहला जो इफ वाला वाक्य है, इफ सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर का वाक्य। और सेकंड नंबर पर क्या है, इफ सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट का टेंस, प्रेजेंट का ये वाक्य, भले इसमें पास्ट लिख रखा हो। इफ लास्ट का है इफ सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट और कोमा सब्जेक्ट वुड है थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का वाक्य होता है। और इफ़ का मीनिंग यदि होता है, कोमा का मीनिंग तो होता है, यदि वैसा करेगा तो ऐसा होगा, यदि वैसा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है, यदि वैसा करता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार की बातें तो आपको समझ में आएंगी। ये बातें समझ में नहीं आते तो फिर चला कर देखना इस वीडियो को। अब आगे बात करता हूँ मैं क्वेश्चन की। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होती। अब क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ध्यान रखेंगे कि पहले तो आपको लेसन की जो समरी है वो अच्छी तरह, अगर कोई बात नहीं, इंग्लिश में हमारे यहाँ पर इंग्लिश में जो है ना लेसन के जो पॉइंट पढ़ाई जाती है, एक बार पढ़ लिया समझ में आ गई फिर भूल जाते बच्चे, क्यों, हमारी लैंग्वेज नहीं है, कोई बात नहीं, भूल लग जाती है, बच्चे हैं। लेकिन हिंदी में उसकी समरी याद होनी चाहिए। हिंदी में समरी को छोड़िए, हिंदी में उसके जो मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। यदि हिंदी में मेन पॉइंट्स याद हैं, आप कभी मार नहीं खाओगे इंग्लिश में। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उस हिसाब से आप उत्तर दीजिए। कुछ बच्चों की आदत होती है प्रश्न को स्पीड से पढ़ते हैं और स्पीड से आंसर पढ़ते हैं, ये उनको दिमाग में है ही नहीं कि पूछ क्या रखा है। ये इसी गलती की वजह से इंग्लिश हार्ड हो जाती है बच्चों के लिए। तो कभी भी प्रश्न को आप
क्वेश्चन आंसर को याद करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है ये आपको पता होना ही चाहिए, अन्यथा आंसर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। एक फिर यदि आपको पता चल जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के साथ साथ ये आपको दिमाग में होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में एक थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए 1-2 सेकंड का, और वो ठहराव में आपको फील होना चाहिए कि इस लेसन में और ये घटना होती है उसमें से पूछ रखे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर को याद कर पाएंगे। भूल जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, भूल लग जाती है, बच्चे हैं, भूल लगना आम बात होती है। एक मीनिंग पिछली क्लास में सीखे हुए मीनिंग फिर अगली क्लास में आते हैं, अगली क्लास में आते हैं, वो तो कई बार इस प्रकार के मीनिंग आते हैं। एक वर्ड आ गया उसका मीनिंग हो गया, एक वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है, कई बार 2 वर्ड को मिलकर के एक मीनिंग बनता है, कई बार तो 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स 3 मीनिंग जो है इकट्ठा मिलकर के एक नया मीनिंग बनते हैं। तो वो सब आपको जो है अंडरलाइन करके बनाने होते हैं, अंडरलाइन करके आपको लिखने होते हैं। मीनिंग को हमेशा अंडरलाइन करके लिखो। आपके पास जो भी हेल्प बुक है MBD आदि की घर पर, आपकी घर पर है जो, उसमें आप क्या करें, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, अंडरलाइन करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, भाई आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो अपने घर पर, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हो, उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप जो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हो। अरे अच्छी बात, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छी बात है, प्लस में आप MBD में से पढ़ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हो, एक्स्ट्रा ज्ञान ले रहे हो, तो ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो उसमें MBD में अंडरलाइन किया। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके जो फ़ोटो, उसको जो है ना आप मोबाइल से फ़ोटो खींचा और उसको जो आप फ़ोटो लिया और आप जो है डाल सकते हैं पर्सनल टीचर के पास, पूछ सकते हैं इसकी क्या हिंदी होगी। इसके साथ साथ यदि टीचर ही आपको यदि क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं अंडरलाइन करके मीनिंग को लिख करके, तो आप अपनी जो अपने पास उसको अंडरलाइन करके आप भी अंडरलाइन करते उसकी उस मीनिंग को लिखें। और जितना हो सके लेसन और पोएम को आप डिटेल से पहले ही डिटेल्ड मटेरियल में, डिटेल्ड समरी में आप अपने पास रखें। डिटेल में जो आपके पास वो हिंदी में जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रकार का क्या मैटर है इसमें और क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। ओके, अब जो ये मेन जो बातें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इनके ऊपर ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसका एक ही रीज़न है, वो या तो जल्दबाजी करते हैं या लिखा, या फिर जो याद कर लिया भूल जाते हैं तो हिन भावना आ जाती है। भाई भूलना एक आम बात होती है। बड़े बड़े जो है ना ये कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, उनके दिमाग वो कई मीनिंग भूल जाते हैं। और मीनिंग तो क्या, मीनिंग कोई भी भूल सकता है। मीनिंग तो वो चीज़ है जो आप यूँ मान लो कि किसी दुनिया में जो लोग हैं ना घूम रहे हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में मीनिंग घूम रहे हैं, किस किस के नाम याद रखोगे, लेकिन जो सामने आते हैं उनको याद रखो बस। वो उसी जितने आगे आते जाए उनको याद रखो। कुछ ऐसे जो कई दिनों में आगे आएंगे तो फिर भूल जाओगे, फिर उनका रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे आएंगे। आपको स्ट्रक्चर ढांचा जो है ना, ये शब्द यहाँ क्यों आया वो पता होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स भी कई बार प्रेशर डालते हैं बच्चे पर, क्या आपको टेंस नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आता। भाई टेंस के हिसाब से हम तो केवल 25% ही इंग्लिश बना सकते हैं, 75% इंग्लिश तो बहुत बाकी रहेगी। अब उसको कैसे सीखें, उसको सीखो आप वर्ब फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, टेंस रूल के साथ साथ में वॉइस के रूल सीखो, फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, मॉडल्स, और जो होती हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कई बार, जिसको एक से पूरी लाइन का जगह एक शब्द आता है उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन सब बातों को आप रिवाइज करते रहिए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप भूल जाओगे, अरे कोई बात नहीं, बच्चे भूल जाते हैं, फिर याद कर लो, फिर भूल गए, फिर याद कर लो। आप लगे रहो। इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन होने के लिए आसान है। जो मैंने बताया वो इस कदर चलेंगे। तो आपका आज का होमवर्क आपका यही था, क्योंकि कुछ बच्चों की पर्सनली जो फ़ोन आता है मेरे पास, सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में तो आ गया लेकिन ये कैसे आया। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे जो है ना पीछे जो सीखते हैं जो मीनिंग को, वो आगे यूज़ नहीं कर पाते। कोई या फिर वो जो है ये सोचते हैं कि बस एक बार पढ़ने में याद हो जाए। नो भाई, आप डिटेल से पढ़ें, रिलैक्स मूड में पढ़ें, समझ कर पढ़ें, जल्दबाजी में न पढ़ें। आज के लिए इतना ही। आज के लिए आज जो मैंने आपको बताया इसको आप होमवर्क समझ करके आप इसको 1-2 बार सुनें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।